ध्यान भी करती थी, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है खेलने कूदने में था। तो डैडी बोल रहे थे कि जाके कोने में जाके आंख बंद करके बैठ जाओ बस। ठीक है, बैठती थी। बोल रही थी 10 मिनट बैठो या फिर 15 मिनट बैठो। बैठ के फिर आंखें खोल के खेलने जाऊं, ऐसा मैं बोलती थी। तो ये खेल खेल में होता था पहले, फिर धीरे धीरे से वो सीरियस होता गया। अगर सामना नहीं करेंगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका भय जो है, वो डर जो है बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब जितना भागो, भागना चाहे वो भागो, जितना जन्म हो सके उतना जन्म ले लो। वो भय, वो डर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसका सामना नहीं करोगे। ये मुझे वहाँ पे सीखने को मिला। पानी बचाना है, प्लांट बेस्ड फूड का सेवन करना है और प्लांट बेस्ड फूड का लाइफ भी जीना है। और तीसरा जो है, पेड़ पौधों को लगाना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैंने स्वैग शुरू कर दिया। उसका है सेव वाटर एंड गो ग्रीन। नमस्कार, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा की यात्रा में हम अद्भुत अद्भुत कहानियाँ सुनते हैं, अद्भुत अद्भुत अनुभव सुनते हैं हमारे ध्यानियों द्वारा, उन्हीं की जुबान। तो आइए स्वागत करते हैं एक अद्भुत अद्भुत ध्यानी का, जिनका नाम है परिणीता पत्री। वो हैदराबाद में रहने वाली है और हम सब जानते हैं वो ब्रह्मर्षि पत्री जी की बड़ी बेटी भी है। उन्होंने स्वाध्याय योगा को को-फाउंड किया है। भूमाता के लिए एक अद्भुत योगदान दे रही हैं स्वैग सेव वाटर एंड गो ग्रीन के द्वारा, और वो पीएमसी इंग्लिश की क्रिएटिव हेड भी हैं। तो इतने सारे अद्भुत रोल वो निभाते हुए अपना ध्यान का जर्नी आगे बढ़ाते हुए, आइए जानते हैं उन्हीं के जर्नी के बारे में। वेलकम परिणीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू अमूल्या। हम सब पीएसएसएम मूवमेंट, जो हम पीएसएस मूवमेंट को हम देखते हैं, हम एक एक जो इनिशिएटिव, एक एक सेशन से हम जान पाते हैं, लेकिन जो पीएसएसएम जब शुरू हुआ, आप तब से हैं, तो आप जानते हैं कि ये मूवमेंट का ग्रोथ आपके खुद के ग्रोथ के साथ बढ़ता गया। तो आपके द्वारा हम मूवमेंट को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जो एक नींव होती है, एक बीज होता है, वो बीज जो ध्यान का बीज है, क्या आपका बचपन से ही था? डेफिनेटली था, क्योंकि आपको शायद पता होगा और या फिर नहीं होगा। 79 में पत्री जी का वॉक इन हुआ। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद से वहाँ उनमें बहुत परिवर्तन हुआ। वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते गए और ज़्यादा उस पे एक्सपेरिमेंट करते गए, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते गए। और क्या है ये आध्यात्मिकता, क्या है, तो उस दुनिया के बारे में वो जानकारी पाते गए, रिसर्च करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, और ज़्यादा उसके जानकारी के लिए वो जाते गए। तो उसी जानकारी में उन्होंने ध्यान को पाया। आत्मा क्या है उन्हें पता चला, आध्यात्मिकता क्या है उन्हें धीरे धीरे से पता चलता गया। तो जब वो ध्यान सीख गए कि ध्यान के माध्यम से ही हमारा मोक्ष होगा, ध्यान के माध्यम से ही हमारी जो इनर पीस है वो हमें मिलेगा, ध्यान के माध्यम से ही हमारी जो भौतिक शरीर है वो हील होगा, ठीक होगा। तो ये सब और भी बहुत सारे हैं। वो सब जानने के बाद ये निर्णय पे आए कि आनापानसति ध्यान ही हमारे लिए अच्छा है, वही बेस्ट है, वही सिंपल है। तो वही ध्यान मुझे भी सिखाया था, वही ध्यान मेरी बहन को भी सिखाया था, वही ध्यान मेरी माँ को भी सिखाया था। तो हम सब धीरे 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 से, एक ही दम से हम उसमें नहीं उतरे थे, धीरे धीरे से वो जानकारी पाते गए, ध्यान करते गए। कभी कभार नहीं करते थे, कभी कभार और ज़्यादा करते थे। तो वैसे वैसे धीरे से हमें जैसे जैसे बढ़ते गए, हमें पता चलता गया कि ये इम्पोर्टेंस क्या है ध्यान का।
तो हम पुस्तक भी पढ़ते थे, गेट टुगेदर्स होते थे, स्पिरिचुअल गेट टुगेदर्स होते थे, पूजा बोर्ड करते थे, तो वो सब चल रहा था। हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारा ट्रेनिंग हो रहा था वहाँ पे, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। तो इस माध्यम से हमें बहुत सारा ट्रेनिंग मिला, टीचिंग मिला, कैसा होना है, कैसा नहीं होना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, ये सब हमें धीरे धीरे से ट्रेनिंग उन्होंने हमें देना शुरू कर दिया। तो जैसे आपका जो बचपन था, जैसे आप स्वभाव जो होता है, सभी का एक स्वभाव होता है कि मैं या तो बहुत शरारती हूँ या बहुत ही एक थॉटफुल रहते हैं। तो आपका जो स्वभाव था वो कैसा था, कि आपका कुछ रुझान था ध्यान के प्रति कि अरे भाई छोड़ देते हैं, कुछ ध्यान मेरे लिए नहीं है? नहीं, मैं तो आई वॉज अ वेरी मिस्चिवस गर्ल, बहुत नटखट थी मैं। तो ध्यान भी करती थी, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है खेलने कूदने में था। तो डैडी बोल रहे थे कि जाके कोने में जाके आंख बंद करके बैठ जाओ बस। ठीक है, बैठती थी। बोल रही थी 10 मिनट बैठो या फिर 15 मिनट बैठो, बैठ के फिर आंखें खोल के खेलने जाऊं, ऐसा मैं बोलती थी। तो ये खेल खेल में होता था पहले, फिर धीरे धीरे से वो सीरियस होता गया। तो बचपन में इतना सीरियस नहीं होता था, जाहिर सी बात है, बचपन है तो बच्चे हैं तो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स पता चलता गया तो हम और ज़्यादा उसमें जुड़ते गए ध्यान से। मेरी माँ भी थोड़ी देर से शुरू करी, लेकिन जब वो शुरू करी तो कंटिन्यूअसली बैठते रहते थे, कभी कभी 18 घंटे एक ही दम पे बैठी थी। हम परेशान हो गए, क्या इतना देर बैठती है, कैसे बैठ सकती है इतना देर। जब वो उठती थी, जब वो उनके अनुभव बताते तो हम बहुत आनंद पाते थे, बट बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस थे उनके। तो जैसे आप बड़े होते गए, आप अपनी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ रहते थे और परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो जैसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन आप ध्यान का जो बीज था आपके अंदर था, तो आप क्या कंटिन्यू कर कर आपने कैसे अलग अलग चैलेंजेस को एक्सपीरियंस किया अपने बचपन में? हाँ, मतलब मैं एक्चुअली मैं अपनी ग्रैंडमदर के पास मुझे रहना पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता को मुझे दो बच्चों का स्टडीज़ के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे वहाँ पे रहना पड़ा, क्योंकि वो एक ही बच्चे को पढ़ा सकते थे, लिखा सकते थे, इसलिए। तो क्योंकि वो छोटी थी और वो ज़्यादा अटैच्ड मेरी मम्मी के साथ थी, तो इसलिए उनको अपने पास रख दिया और मुझे अपनी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया। फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि मुझे माय ग्रैंडमदर बहुत पसंद थी। तो वहाँ पे थोड़ा अलग सा माहौल था। तो वो आर्टिस्ट थी मेरी ग्रैंडमदर, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। एम्ब्रॉयडरी करती थी, कुकिंग अच्छा करती थी, गाना गाती थी, पोइट्री लिखती थी। तो उनको देखते 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 मुझे ना आर्टिस्ट बनने का चाह मुझ में उठा। तो ध्यान थोड़ा कम हो गया था और आर्टिस्ट बनने का चाह बहुत हो गया। तो मैं पेंटिंग सीखने गई। पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी हुई मुझे, तो पेंटिंग में करती थी, स्केचिंग करती थी। तो उनको देख देख के, उनसे मोटिवेशन पा के मुझे पेंटिंग में दिलचस्पी हो गई, वो पेंटिंग में करती थी मैं। तो उसके बाद आपको पता है ना 1990 में क्या हुआ, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का स्थापना हुआ और 1992 में कर्नूल पिरामिड सेंटर का शुरुआत हुआ। पिरामिड, पहला पिरामिड, PSSM का पहला पिरामिड। तब से हमारा हालत थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि वो एक ही थे जो हमारे लिए ब्रेड विनर बोलते हैं ना, तो पैसे कमाने वाले थे, तो वो भी छूट गया। हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थे, एसेट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अपना जॉब छोड़ दिया। हाँ, अपना जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सब जो है मेरी माँ ने अकेले सामना किया। हम बच्चों तक वो उसका एहसास भी नहीं आने दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम फिर भी कुछ नहीं पूछते थे, एडजस्ट करते थे, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। वैसा हमें ट्रेनिंग मिला कि हमें वो बता नहीं कर देते थे, मतलब वो कंप्लेंट मत करो, डिमांड मत करो बोल के हमें नहीं बताते थे। वो अपनी एक्शंस के साथ एग्जाम्पल से रह के हमें बताते थे कि ऐसा रहना है, ऐसा रहो, ऐसा मत रहो। मुंह से कभी नहीं बोलते थे। बीइंग दैट एग्जाम्पल के तहत से वो बताते हैं कि ऐसा रहना है। तो हम वो देख देख के बड़े हुए, देख देख के सीखे। तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, माँ अकेली संभाली पूरा। ऐसे ही बड़े हो गए, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। तो इधर उधर से कहीं तो भी पैसे थोड़े 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 आते गए। वैसा 8-9 साल तक चला। 1-2 साल नहीं, 9 साल, 8-9 साल तक चला। पैसे नहीं थे। पत्री जी का एक ही भरोसा था, यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। अगर हम सही काम कर रहे हैं, अगर हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट मिला, लेकिन थोड़ा देर हुआ। थोड़ी देर के लिए हमें पेशेंट रहना पड़ा, धीरज रखना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जैसे एक आम बच्चा है, वो नॉर्मल स्कूल जाता है, घर आता है, मस्ती करता है। आपका मस्ती कुछ और था। आपका मस्ती था ध्यान के सेशंस अटेंड करना, कॉन्सेप्ट सुनना, बुक्स पढ़ना, ध्यान खुद करना। करेक्ट। और ध्यान का जो बेनिफिट है वो आप पढ़ाई में भी देखते होंगे। तो ये कैसा था आपका जो बचपन था? क्योंकि थोड़ा सा एक बच्चे को मस्ती करने का बहुत आपको भी पसंद था। तो ये कैसे आपने अपना पढ़ाव पूरा किया? बहुत बहुत मज़ा आता था सबके साथ ध्यान करने में। सब दोस्तों को मैं बुलाती थी पिरामिड में, कर्नूल पिरामिड में। सब लोगों को लेकर हम सभी हाथ पकड़ के हम ध्यान करते थे। तो ग्रुप मेडिटेशन होता था, बहुत सारे ग्रुप मेडिटेशंस होते थे। हम ग्रुप मेडिटेशन में बहुत मस्ती करते थे, हम एंजॉय करते थे, ध्यान करते थे, एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, और गाते थे, नाचते थे, कूदते थे, सब कुछ हो रहा था। तो वही स्पिरिचुअलिटी ही एंजॉयमेंट है। अगर आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो सही मायने में आपको अंदर से वो जॉय नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिटी ही आपको जॉय मिलेगा, मेडिटेशन से ही आपको जॉय मिलेगा। क्योंकि अगर आप कनेक्टेड नहीं हो अपने आप से, अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, तो कहाँ से आएगा जॉय? तो वो कनेक्शन ध्यान से मिला हमको, ताकि हम अपने आप से कनेक्टेड रहें, सभी से जो रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस है, वो ठीक तरह से निभाएं। और बहुत मस्ती होता था। मैं और मेरी बहन और उनके दोस्त, मेरे दोस्त, सब आके अच्छा करते थे। और उन दिनों ध्यान महायज्ञ नहीं होता था, ध्यान महाचक्र नहीं होता था, लेकिन हम हर साल 31 दिसंबर को हम कर्नूल पिरामिड में सब लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करते थे। थोड़े ही लोग थे, हम कैंप फायर लगाते थे, तो बहुत मस्ती किया करते थे वहाँ पे। तो जैसे पढ़ाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जब आपको करियर चॉइस लेना पड़ता है, क्योंकि आपको, जैसे आपने कहा कि आपको आर्ट्स बहुत पसंद था, लेकिन कुछ हुआ कि आप आर्ट्स नहीं ले पाए। हाँ, वो भी एक कहानी है। जैसे मैंने बोला कि मुझे आर्ट्स में दिलचस्पी थी, तो उसी मोड़ पे मैं चलना चाहती थी। और BFA कोर्स है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स है, जो एक यूनिवर्सिटी का जो 5 साल का कोर्स है, तो वो मैं करना चाहती थी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए। मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे, वो बता नहीं सकती थी बेचारी, बिल्कुल बता नहीं सकती थी। मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, तो नहीं करी, मैं नहीं कर पाई। तो उसके बजाय मैं BCom
ज्वाइन हुई और बीकॉम फिनिश करे। तो वही बीएफए कोर्स ज्वाइन करे नहीं करे, मेरा तो आर्ट्स का जो लाइफ है वो दूसरी जो लाइफ है वो चलती गई। मैंने नहीं रुका, मतलब वो स्केचिंग, वो ड्राइंग, वो पेंटिंग, वो मेरा चलता गया। तो वो पर्सनल मैं करती हूँ और बस मेरी जो जैसे मेडिटेशन मुझे पीस दिलाता है और सुकून दिलाता है, तो वैसे ही मेरा पेंटिंग भी है। पेंटिंग भी मेरा एक मेडिटेशन है। तो जब मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं और एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। तो वो एक माध्यम है ताकि आप दूसरी दुनिया में आप कदम रख सकें, अच्छा माध्यम है। और हाँ, तो बीकॉम करने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं कंपनी में काम करने के लिए चली गई। मतलब 7 साल के लिए मैंने काम किया था मल्टीनेशनल कंपनी में, कॉरपोरेट में। तो उसमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले, ट्रेनिंग्स मिले, मतलब बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे इंग्लिश में बहुत बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर मैं बोलना चाहूँ तो भी नहीं बोल पाती थी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब से वो कॉर्पोरेट में, एमएनसी में काम करना शुरू किया, धीरे 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 से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होती गई। तो हाँ, मैं तब से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आई कि मैं भी सबसे इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है तो ऐसे ही इंग्लिश बोल पाती है, अभी इंग्लिश अच्छा बात करती है तो इसी के वजह से होगा। लेकिन नहीं, बहुत लो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कुछ भी नहीं था इंग्लिश बात करने में। बहुत शर्म आती थी, शाइनेस होता था, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होता। लेकिन मैं सबको ऑब्जर्व करते 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 मैं सीखी, वो कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात करते हैं, ये वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये सब सीख देख देख के मैं सीखी। तो इंग्लिश बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन वो ओवरकम करी मैं। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि जो कोई भी फियर हो ना, उसको सामना करने से ही वो चला जाएगा। अगर सामना नहीं करेंगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका भय जो है, वो डर जो है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब जितना भागो, भागना चाहे वो भागो, जितना जन्म हो सके उतना जन्म ले लो, वो भय, वो डर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसका सामना नहीं करोगे। तो ये मुझे वहां पे सीखने को मिला। तो उसके बाद मुझे यूएस भेजा गया, यूके भेजा गया। तो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके यहाँ पे मैं ट्रेनर बनी भी थी। तो इस माध्यम से बहुत कुछ सीखा। और इसके बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगा कि ये नहीं है, ये करने के लिए मैं नहीं आई। मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि शादी हुआ और क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, इसलिए मैं काम करना शुरू किया। लेकिन 7 साल काम करने के बाद इंटरेस्ट चला गया। उसके बाद से मुझे ये लगा कि मुझे फिर से अपनी रूट्स की ओर जाना चाहिए। जो मेरे पिताजी ने सिखाया बचपन में, उसी की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो तब से मैंने थोड़े बुक्स पढ़ना शुरू किया। मेरे पति जो श्रीनिवास रेड्डी है, वो स्वाध्याय के फाउंडर हैं, तो वो बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। तो उनके साथ साथ थोड़े उनके संगत में रह के थोड़ा ज्ञान मिला। जो भी डाउट्स थे मैं अपने पिताजी से मैं पूछती थी कि ये क्या है, वो क्या है, मुझे जानना था। तो मैं अपने आप को वैसे जानकारी पाती गई, एक्सपेरिमेंट्स करती रही, ये सच है, वो सच है, क्या है। अगर एक कॉन्सेप्ट को जानना चाहे तो पूरी तरह से 360 डिग्रीज के 360 डिग्री जानना चाहिए। हाँ, पूरे 360 डिग्रीज जानना चाहिए। एक ही तरफा नहीं रहना चाहिए, सब एंगल से देखना चाहिए।
वही बोलते हैं वन ट्रैक माइंड नहीं रहना चाहिए। अगर अर्थ है तो अगर मैं एक एंगल से देख रही हूँ तो मुझे इंडिया नज़र आता है, अमूल्या वहाँ पे है तो अमेरिका नज़र आता है, कोई ये है तो वहाँ पे जापान नज़र आ रहा है। तो हम सब सही हैं लेकिन हम अकेले ही सही नहीं हैं। तो दूसरी तरफ भी देखना हमें चाहिए, वो मैंने सीखा है वहाँ पे। सभी बुक्स पढ़ के, अगर मेडिटेशन एक कॉन्सेप्ट है तो सभी का एक्सपीरियंसेस सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय एक बहुत इतना अच्छा जो कॉन्सेप्ट है कि सभी को करना चाहिए, चाहे पढ़े हुए हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। नहीं तो किसी को पूछ के मुझे ये पढ़ा के सुनाओ, हमें पूछना चाहिए। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप का जो लाइफ पार्टनर है उसको चूज करने का जो एक बहुत अहम निर्णय लेना होता है, आपका क्या सपोर्ट था, आपका क्या चल रहा था आपके अंदर? हम कन्नूल पिरामिड में थे, आपको न्यूटन तो पता ही होगा, डॉक्टर न्यूटन कोंडावीटी। तो वो और डॉक्टर लक्ष्मी दोनों मेडिकल कॉलेज में, कन्नूल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों बैचमेट्स हैं। तो डॉक्टर न्यूटन के द्वारा और डॉक्टर लक्ष्मी के छोटे भाई वहाँ पे आते जाते रहते थे। मुझे पता नहीं था और कुछ नहीं, सिर्फ हमें डॉक्टर न्यूटन मतलब डॉक्टर न्यूटन ही मालूम है। तो धीरे धीरे से वो फ्रेंडशिप बिल्ड होता हुआ आया और फाइनली एक दिन हम तय कर दिए कि हमें दोनों को शादी के बंधन में बंधना है। तो मैं जाके पापा से पूछी कि ऐसा है तो क्या करूं। वो बोले आगे बढ़ो, गो अहेड। एक सेकंड भी नहीं लिए कि सोचना है, लड़के के बारे में जानना है वो अच्छा है कि नहीं, तो ये सब उन्होंने नहीं सोचा था, एक ही दम पे आगे बढ़ो बोल के बोला। तो उसके बाद दिसंबर 31 1999 में शादी का डेट फिक्स कर दिया। वही PSSM, पूरा PSSM के लिए पहला ध्यान यज्ञ था। अभी ध्यान महाचक्र हो गया है लेकिन फर्स्ट में ध्यान महायज्ञ था। ध्यान यज्ञ, महायज्ञ भी नहीं, ध्यान यज्ञ। तो उसमें शादी हुआ, 5 मिनट की शादी थी। तो बस हो गया 5 मिनट की शादी और मैं अपने ससुराल के घर, वो अपने घर चले गए। तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे 5,000 लोग आए थे। वो 5,000 लोग बहुत थे हमारे लिए, क्योंकि वो 90 से 99 तक 5,000 लोग कन्नूल में आए थे। तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था हमारे लिए। बहुत वाइब्रेशन आए थे, बहुत बड़ा एनर्जी का जो माहौल था बहुत बढ़िया था वहाँ पे। तो हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया शादी, सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब लोगों ने रोया धोया भी, बहुत रोया सभी ने शादी होने के बाद, क्योंकि विदाई का समय था। और हाँ, बहुत मेमोरेबल था वो दिन। तो जैसे PSS मूवमेंट को आपने बहुत करीबी से देखा है, जैसे हमारे इसमें यही है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है ध्यान। और जैसे शुरुआत में तो जैसे घरों से ही शुरू होता था, बाद में सेंटर्स या ये सब बाद में बने, लेकिन घरों से शुरू होता था। तो आप बच्ची थी, आप देख रहे थे कुछ नया है, जैसे रक्त बंधु कॉन्सेप्ट है, जैसे आप जिनको जानते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो, और आप नए टाइप ऑफ फैमिली मेम्बर्स जानते हो जो जिसके साथ आप और समय बिताते हो अपने खुद के रक्त बंधु से ज़्यादा। तो आपके अंदर एज अ किड बहुत चेंजेस हो रहे थे। तो ये कैसे आपने एक्सपीरियंस किया? पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हाँ, पहले तो भी स्पिरिचुअल गैदरिंग्स, स्पिरिचुअल मीटिंग्स होते थे, लेकिन वो सिर्फ मेरे मामा और उनके दोस्त, क्लोज फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स होते थे, वो ठीक था। उसके बाद सब लोग आना शुरू कर दिए घर में खाना पकाना होता था, खिलाना होता था,
सब मेरे पिताजी ने सबको इनवाइट करते थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मेरी बहन को भी अच्छा नहीं लगता था, और मेरी मदर को खाना पकाना पड़ता था। पहले पहले बहुत दिक्कत होती थी हम तीनों को, क्योंकि वो नया सा माहौल बन गया था हमारा। इतना आना जाना लोगों का हमें आदत नहीं था। तो मैं क्या करते, मैं गायब हो जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं कॉलेज में पढ़ती थी या फिर लाइब्रेरी में जाती थी, कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन घर नहीं आती थी। क्योंकि अगर घर में आऊं तो कोई ना कोई तो रहेगा वहां पे, ध्यान करते हुए या फिर खाते हुए या फिर खाना पकाते हुए या फिर बातें करते हुए, कुछ भी हो, उनसे बात करना पड़ता है। मुझे पसंद नहीं आता था। तो मुझे ना एक मेरा स्पेस होता था, वो स्पेस में कोई आए, कोई और आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्यों ये बदलाव आया, क्योंकि पत्री जी ने सबके जिंदगी में ध्यान का गिफ्ट सबको दे दिया। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो जब लोगों ने ये गिफ्ट स्वीकार किया और ध्यान करना शुरू किया, तो उनके जिंदगी में बहुत सारे इतना बदलाव आए कि वो सब पत्री जी के प्यार में बह गए। पत्री जी इतना प्यार करते हैं सभी को कि उस प्यार को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। एक बार अगर पत्री जी से मिले, मुलाकात करे, तो कोई भी पत्री जी को नहीं छोड़ेगा आखिरी दम तक। तो पत्री जी का जो बच्चा है वो PSSM है, द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड PSSM। तो इस PSSM की फैमिली में सब लोग शामिल हो गए, एक्सटेंडेड फैमिलीज बन गए, और ज्यादा फैमिली मेंबर्स यहाँ पे जुड़ते गए, और हमें एहसास होने लगा कि उनके प्यार के वजह से ही ये सब हो रहा है। और वो लोग सब भी, क्योंकि हम पत्री जी के बच्चे हैं, और माय मदर पत्री जी की जो वाइफ हैं, उनके तरफ, हमारी तरफ इतना सारा प्यार हमें दिखाते थे कि हम, क्या है ये, क्यों इतना प्यार दे रहे हैं, हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। तो हमें तब पता चला कि ये जो मेडिटेशन का जो गिफ्ट है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबकी जिंदगियां बदल दिया। जो ध्यान है वो गिफ्ट पत्री जी से मिला, वो प्यार पत्री जी से मिला, इसलिए वो प्यार हमें और 10 गुना ज्यादा मिल रहा था। तो वो जो प्यार है वो हमें टर्न कर दिया हमारी जिंदगी को, हम भी रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया उस प्यार के लिए, सभी का। तो प्यार ने हमारे जो जीवन है, हमारे जो रिलेशनशिप से, हमारी जो सोच है, उस सब को बदल दिया। और प्यार की वजह है ध्यान, उस बदलाव की वजह है ध्यान, सबकी वजह है ध्यान, जो पत्री जी ने हमें दिया। एनिमल्स आपके लिए बहुत प्रिय हैं। बहुत। तो कैसे आपका जो ये लव फॉर एनिमल्स कैसे गहरा हुआ? पहले से नहीं था, लेकिन मैं जब 9th क्लास में थी, एक बच्चे को अडॉप्ट किया। मैं उसको बच्चा ही बोलती हूँ, डॉग या कुत्ता नहीं बोलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है वो वर्ड। तो एक बच्चे को अडॉप्ट किया। तो मेरी माँ ने नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ठीक है बोली। फिर बाद में उनके घर जाके मैं उसको चुरा के लेके आ गई। चुरा के ले गए, और वो जो ओनर थी वो भाग भाग के आ गई, अरे मेरे बच्चे को इसने चुरा के लेके आ गए, मुझे बच्चा दे दो, नहीं तो पैसे दे दो।
तो कहीं कहीं से इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के 3,000 रुपए दे दिए वो ओनर को। तब से मेरा ये जो बच्चों के साथ जो लगाव है वे ये शुरू हुआ। बहुत गहरा संबंध मुझे महसूस हुआ। उसके बाद से वो बेचारा मर गया, उसका जीवन का अंत हो गया। उसके बाद और 2 बच्चों को लिया हमने। उनके पहला जो बच्चा का नाम था वो है रॉक्सी। दूसरे 2 बच्चे हैं, उनका नाम है फ्लोरा एंड जीस। उसके बाद टाइसन आया, मेरी मम्मी का फेवरेट बच्चा। तो इन बच्चों के साथ बहुत लगाव हो गया था मुझे, और मुझे कहीं ना कहीं वो कनेक्शन महसूस हो गया एनिमल्स के प्रति। जब भी उसको पेन होता था तो मैं रोती थी, अगर कुछ उसको तकलीफ होता तो मैं पहले भागती थी। वो एनिमल्स की तरफ बहुत इतना लगाव था, और इतना ये पता नहीं क्या है, वो इमोशनली कांटेक्ट, इमोशनल कनेक्शन होता था। हमेशा वो मेरे साथ रहना, उनके साथ मैं रहना, बस वही है, वही था मेरे दिमाग में। तो टाइसन ज़िंदगी में आया, वो इतना जॉयफुल था, इतना जॉयफुल था, वो इतना प्लेफुल था, मैं तो फिदा हो गई उसमें। टाइसन अभी मम्मी के पास है। तो मम्मी तो बेंगलोर चली गई। बेंगलोर चले जाने के बाद मैं बहुत मिस करती थी टाइसन को, और मिस करते करते रोना धोना हो गया। मैं बेंगलोर जाती थी या फिर वो हैदराबाद को आते थे, ये सब हो रहा था। लेकिन अभी हो गया, वो नहीं आ रहा है हैदराबाद को, अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं और एक बच्चे को मैंने अडॉप्ट कर दिया, उसका नाम है जॉय। तो वो अभी 4 साल का है, वो मेरा बच्चा है। जब भी किसी को बोलती हूँ तो बोलते हैं ही इज़ माई सन, वो मेरा बेटा है, उसका नाम है जॉय। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में जॉय आया था। और 2018 में, नवंबर 2018 में, ऐसे यूट्यूब देखते रहते हैं ना, ये वीडियो वो वीडियो, ये गाना वो गाना, फिल्म, वो देखते 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 एक वीडियो मेरे सामने आ गया। वो था डेयरी इंडस्ट्री का। डेयरी इंडस्ट्री में गायों के साथ कितना बदतर सा व्यवहार करते हैं, वो मुझे देखना पड़ा। वो देखने के बाद 1 घंटा तक रोई मैं। मेरे वजह से ये सब हो रहा है, मैं भी उसमें पात्रधार हूं। मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुआ, तभी मैंने छोड़ दिया, दूध और शहद दोनों भी छोड़ दिया। वैसे भी मैं शाकाहारी थी, बचपन से ही शाकाहारी थी। मांस, मछली, अंडे हमारी जिंदगी में नहीं कभी था। तो शाकाहारी के होते हुए ये नजरिया मुझे देखना पड़ा। बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा मुझे। तो मैं एनिमल्स के लिए ये करना चाहती थी। ये प्रोटीन्स जो है, विटामिन्स जो है, मुझे मिल सकता है, कैसे भी बैलेंस डाइट से मुझे मिल सकता है, लेकिन एनिमल्स को नहीं करना है, कुछ भी हार्म नहीं करना है। तो ये मुझे थॉट आ गया, वो तब का तब मैं एक ही दम पे छोड़ दिया मैंने। मेरे पति परेशान, मेरी मम्मी परेशान, क्या है, क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया? ऐसे है तो क्या, कहाँ से मिलेगा तुम्हें ताकत, ये सब वो सब। तब से मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये सब, हाँ, थोड़ी थोड़ी भ्रम है, थोड़ी मिथ्या है, ये सब हम मानते हैं, जो सही नहीं है, जो सच नहीं है। वो जो सच है, जो सच नहीं है, वो धीरे धीरे से पता चलता गया जैसे जैसे मैं रिसर्च करती गई। तभी से मैं सभी को अवेयरनेस करना शुरू किया, और उसी का जो रिजल्ट है वो स्वैग है। क्योंकि जब भी कोई पानी वेस्ट करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। पानी बंद करो, टैप बंद करो, ऐसा मैं बोलती थी। तो इन तीनों को रूप धारण करके पानी बचाना है, प्लांट बेस्ड फूड का सेवन करना है, और प्लांट बेस्ड फूड का लाइफ भी जीना है। और तीसरा जो है
पेड़ पौधों को लगाना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैंने स्वैग शुरू कर दिया। उसका है सेव वाटर एंड गो ग्रीन। उसी में सब कुछ आएंगे, प्लास्टिक नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, ये सब। तो खाने का जो है मुझे पता, आपको पता है ना, नो मांस, नो मछली, नो अंडे, नो दूध, नो शहद। और हमें रहन सहन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे रहन सहन के वजह से दूसरे एनिमल्स को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, मौत के कारण नहीं बनना चाहिए। लेदर हो, सिल्क हो, वुल हो, फर हो, या फिर एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट्स हो, ये सब हमें थोड़ा कॉन्शियसली चूज करना है कि हमारे मुंह के अंदर हम क्या रख रहे हैं, हम रहन सहन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वजह से कोई भी एनिमल, कोई भी जंतु सफर नहीं करना चाहिए। किसी भी पेरेंट को होता है कि थोड़े शादी के थोड़े दिन बाद या थोड़े साल बाद बच्चा तो होना चाहिए। तो क्या आपके ज़िंदगी में ऐसा चैलेंज आपने फेस किया? क्योंकि आप, जैसे आपने कहा कि आपके लाइफ में एक बच्चा आया, लेकिन आपने एक चॉइस किया कि आप एक नया डेफिनेशन बनाना चाहते हैं। ये कैसे आया आपके अंदर? ठीक है, ये जो माँ बनने का कॉन्सेप्ट है, ये बायोलॉजिकल ही नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है लेकिन बायोलॉजिकल ही नहीं है। दूसरे माध्यम से भी आप माँ बन सकते हो। जैसे मैं अमूल्या की तरफ भी ममता जागृत हो सकती है, किसी के भी प्रति वो ममता वो जागृत हो सकती है। तो क्यों बायोलॉजिकल ही क्यों? अगर किसी को बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, अरे बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सोसाइटी के रूल्स हैं कि हर एक व्यक्ति को शादी करना है। शादी हुआ तो कंपलसरी बच्चे पैदा करने चाहिए। ये दोनों चीजें मैं कंपलसरी नहीं मानती हूँ, मैंडेटरी नहीं मानती हूँ। अगर शादी करना चाहे वो पर्सनल डिसीजन है, शादी नहीं करना चाहे वो पर्सनल डिसीजन है। बच्चा पैदा करना चाहे वो पर्सनल डिसीजन है, नहीं करना चाहे वो भी पर्सनल डिसीजन है। वो दोनों को डिसाइड करना है कि शादी करना है या नहीं, बच्चे पैदा करना है या नहीं। कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ये इंडिविजुअल का चॉइस है। तो आपने बचपन से ही, और आपके हस्बैंड भी दोनों इसी विचार से हैं? यस यस। तो हमने ये चॉइस किया कि हमें बायोलॉजिकल बच्चे नहीं चाहिए। तो ये चॉइस लेके हमने अपना जिंदगी बिताया कि वैसे काम करते करते हमें और ज्यादा काम करना पसंद करते थे। तो ये चॉइस है, हर किसी को ये चॉइस लेने की फ्रीडम है। सोसाइटी के प्रभाव में नहीं पड़ना चाहिए। मुझ में भी मेरी लाइफ में भी सोसाइटी ने बहुत प्रभाव डाला, लेकिन मैं झुकी नहीं, मैं किसी की सुनी नहीं, क्योंकि ये मेरा चॉइस है। मैं और मैं हस्बैंड दोनों मिलकर एक चॉइस करना है। कोई और मेरे लिए डिसीजन कैसे लेगा? ये हमारा डिसीजन है, करना है या नहीं। तो ये डिसीजन हमने लिया है। तो मैं अपने आप को मदर समझती हूँ। आई एम ए मदर, मैं समझती हूँ। और ये जो मदरहुड का जो ये प्यार है, जो अफेक्शन है, मैं सबके साथ बांटती हूँ। एनिमल फ्रेंड्स एंड माय ह्यूमन फ्रेंड्स, सबके साथ मैं बांटती हूँ। तो मैं ये कमी मैं महसूस नहीं करती हूँ अपनी जिंदगी में, कदे नहीं करती हूँ। मदरहुड जो है, अगर माँ होने का मतलब सिर्फ अपने कोख से ही अगर बच्चा पैदा हो तो ही आप माँ नहीं कहलाते हैं। सब अपने बच्चे हैं, उन सब के लिए आप काम करना है, उन सबको ध्यान सिखाना है, उन सबको शाकाहारी बनाना है, उन सबको सही रास्ते पे लाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप सबकी माँ बन गई तो वो क्या बात है, कितनी अच्छी बात है ये। सबको सही रास्ता दिखाना, सबको प्यार देना, सबको खाना
खिलाना, ये जो ध्यान महाचक्र हो रहा है, कितनी माएँ अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं, खाना पका रही हैं, ये सब माएँ नहीं है? आप माँ नहीं हो? कितने बच्चों को आपने सिखाया है ध्यान? क्या लगते हैं वो आपके? क्यों सिखाया आपने ध्यान? क्योंकि आप में जो मदरहुड है, वो बाहर आया। मुझे सब बच्चों को ध्यान सिखाना है। आप में माँ है, मेरे में माँ है, सब लेडीज में एक माँ है। तो बहुत अद्भुत बात है ये। और जैसे मैं डेफिनेटली एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे 18 प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम हम जानते हैं, 13 प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसएसएम जानते हैं। करेक्ट। जब ये प्रिंसिपल बन रहा था, आप तब थी। यस। तो अब जैसे करीब 30 साल हो गए इस मूवमेंट को। इस समय में वो 18 प्रिंसिपल, वो 13 प्रिंसिपल आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार रहे हैं? जी रही हूँ मैं। तो 18 प्रिंसिपल्स को जी रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जब पीएसएसएम का स्थापना हुआ था तब से मैं हूँ। तो जो भी पिताजी ने बोला मैं करती हूँ। तो जो 18 प्रिंसिपल्स उन्होंने लिखा है अपने हाथों से, वो हम हर पल जी रहे हैं, हर पल उनको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर पिरामिड मास्टर्स को वो 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स और 13 लिविंग प्रिंसिपल्स वो अप्लाई करना ही चाहिए। अगर हम पिरामिड मास्टर हैं तो, अगर हम पिरामिड मास्टर हैं तो ये 18 प्रिंसिपल्स और ये 13 प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना चाहिए। पिरामिड मास्टर्स तभी हम कहलाएंगे। पिरामिड मास्टर्स को फ्रीडम है चूज करने का, ध्यान करने का, सब कुछ। तो ये 18 प्रिंसिपल्स हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। किसी को भी अगर हम पकड़ के पूछेंगे तो कि 18 प्रिंसिपल्स क्या है, वो बोलना पड़ेगा। तो वैसे हम जी रहे हैं और वैसे ही हम सभी को जीना सिखा रहे हैं। वंडरफुल। तो आपसे आपका फाइनल मैसेज जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये यात्रा है और आपका जो आगे का, आप कैसे स्वैग को, कैसे पीएमसी इंग्लिश को, कैसे स्वाध्याय योगा को लेके जाना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपना मैसेज शेयर कीजिए। श्योर। जो मेरा फाइनल मैसेज है पीएमसी हिंदी के दर्शकों को, सबसे मेरा ये निवेदन है, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके हर एक पिरामिड मास्टर को कोई ना कोई पुस्तक, हर एक महीना एक पुस्तक टारगेट रखिए और पढ़िए। समझ में आए नहीं आए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस वही है, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें सभी के एक्सपीरियंसेस सुनना चाहिए और जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वो हमारी जो माइंड का जो लिमिटेशन है वो बढ़ता जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमें ये एहसास होना शुरू होता है कि ये जानकारी होती है, और अगर पुस्तक में जो अच्छा लगा वो अपने जिंदगी में लागू करें, और ज्यादा एनलाइटन हो जाए, और ज्यादा अपनी चैतन्य को बढ़ाएं। स्वाध्याय कतई मत छोड़िए। जैसे आप ध्यान नहीं छोड़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कतई मत छोड़िए। हम जब स्वैग के बारे में बात करें तो पानी का बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। पानी हमारा जीवन का जो वजह है, तो पानी कतई वेस्ट ना करें। अगर कुछ टैप आपने ऑन कर दिया तो बंद करना मत भूलिए। तो कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब हम एनिमल्स की बात आते हैं तो एनिमल्स मुझे बहुत प्रिय हैं, तो आप सबके प्रिय हो, इसलिए आप सब प्लांट बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड लाइफ ही जिए। कुछ भी एनिमल से लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एनिमल्स को कृपया करके छोड़े, भगवान के लिए छोड़े, उनको स्वतंत्रता से जीने दें और कृपया करके उनके बारे में सोचें। अगर आप कुछ ले रहे हैं जंतुओं से तो एक बार सोचिए कि वो क्या महसूस करती होगी, उसके दिमाग में कैसे सोच आते होंगे,
उसके जो भौतिक शरीर है, उसकी जो मानसिक शरीर है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो कैसे इफेक्ट होंगी आपके। तो आप जीभ के स्वाद के लिए कुछ ना पिए, कुछ ना खाएं, तो आपकी जो आदतें हैं वैसे ही रहें, लेकिन हिंसा को छोड़कर आप प्लांट बेस्ड फूड का सेवन कर सकते हैं। हिंसा छोड़ें, किसी भी तरह की हिंसा। अगर आप जाने अनजाने में कुछ हिंसा अगर कर रहे हैं तो कृपया करके वो हिंसा बंद करें, क्योंकि हम सब एनिमल्स को प्यार करते हैं, हम सब प्रकृति को प्यार करते हैं, तो हम सब प्रकृति का सेवा करें, हम अपनी एनिमल्स की रक्षा करें, ना कि उनको और हमें टॉर्चर करना चाहिए। तो और तीसरा जो है प्लांटिंग ट्रीज, प्लीज हर एक महीना, हर एक संडे को प्लांटिंग करिए, पौधा लगाइए या फिर बीज लगाइए, आपका जो मन चाहे। कहीं भी लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, रोड पे लगा सकते हैं, जंगल में लगा सकते हैं, कहीं भी। और मेरा लास्ट और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान करते रहिए, प्लीज ध्यान करते रहिए। ध्यान कतई मत छोड़िए। ध्यान ही माध्यम है जैसे हम खुश रह सकते हैं। ध्यान ही एक माध्यम है जैसे हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमें याद हो सकते हैं। ध्यान ही एक माध्यम है जो हमारी अंदर की जो भगवान है वो बाहर आ सकते हैं। ध्यान ही एक माध्यम है जो आप अपने आप को कनेक्ट हो सकते हैं, सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के रूप में हम सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान 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 ध्यान, मेडिटेशन 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 मेडिटेशन, कतई मत छोड़िए। आपको पता है ना पीएमसी हिंदी के सॉन्ग ध्यानी, ध्यानी एंथम, वो सबको सुनाइए, आप भी सुने अगर आप भूल गए तो। ध्यान कतई मत छोड़िए, यही पीएसएसएम का फाउंडेशन है, यही पत्री जी का मैसेज है। पिछले 35 साल से वो यही बताते आ रहे हैं, हम भी सभी को वही बताएंगे, हम भी वही करेंगे, ध्यान। तो वही मेरा फाइनल मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू अमूल्या, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और पीएमसी हिंदी के प्रेक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो हम तो पीएसएसएम के जो मूवमेंट है हम देख रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा हम एक अलग ही लेंस से जान पाते हैं, जब कुछ भी नहीं था और अब सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये आपका ही चैनल है, हम सबका चैनल है। सो दोस्तों, आत्मा की यात्रा के साथ ऐसे ही बने रहिए, शो के साथ ऐसे बने रहिए, और ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए एक एक अनुभव को, क्योंकि अनुभवों से बनता है हमारा जीवन और बदलता है हमारा जीवन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।